दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कहानी सुनने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी बेहद रोचक और मज़ेदार है, जिसका नाम है मेरा आकाश। शाम का धुंधला घिरने लगा था। पेड़ों की डालियां पंछियों के कलरव से गूंज रही थी। अपने नीड़ में लौटने की खुशी हर संवेदनशील प्राणी को होती ही है। मैं भी आज जल्दी ही अपने ऑफिस से निकल गई थी। प्राचार्य बनने के बाद मैं ज़्यादा समय स्कूल में ही बिताती थी। घर में कोई था जो नहीं। छुट्टी के बाद भी 1-2 घंटे रुककर सारे काम निपटाती रहती थी। यूँ भी घर में मेरा इंतज़ार करने वाला कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं था जो मेरा इंतज़ार करता। वहाँ एकाकी जीवन जीते हुए एक लंबा अरसा बीत गया था। जीवन के उतार चढ़ाव बहुत कोमल उम्र से शब्दों में ढलकर कहानी और कविता बनने लगे थे, पर यह मेरे अस्तित्व को एक नई पहचान दे देगा, ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वैसे भी यह तो उस दिन पता चला जब मेरी रचनाओं की डायरी कैलाश के हाथों लग गई थी। मेरे चैम्बर में मेरे भाई सरीका कैलाश, एक कॉलेज का स्टाफ मेंबर जो बहुत ही मुंह लगा था, फाइलें उठाते समय खुली हुई डायरी की चंद पंक्तियां पढ़ने लगा। उसका ध्यान ही नहीं था कि पीछे से मैं भी वही कमरे में आ गई थी। मेरी अनुपस्थिति में उन्हें पढ़ते हुए लगातार ही अनायास उसके मुंह से वाह वाह, गजब आदि शब्द निकल रहे थे। मैंने जब कमरे में प्रवेश किया, वह डायरी पढ़ने में तल्लीन था। उसे मेरे आने का पता ही नहीं चला। मैंने लगभग डांटते हुए उसे डायरी बंद करने को कहा। उसने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया, गुस्ताखी माफ़ दीदी, मैंने आपसे बिना पूछे आपकी डायरी को हाथ लगा लिया और आपसे पूछे बिना उसे पढ़ने भी लगा। पर मैं क्या करूं दीदी? एक एक पंक्ति ने जैसे मुझे बांधे रखा है, आगे पढ़ने के लिए उत्साहित कर रही हैं। क्या खूब लिखती हैं आप दीदी। एक सलाह दूं, आप इसे छपवा डालिए। सच में आपकी रचना में लाखों दिलों की वेदना छिपी है। सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। प्लीज़ दीदी, इनकार मत करिए, मुझे दे दीजिए। अगर आप यह काम नहीं कर सकती तो मैं यह काम कर लूँगा। मेरे पास काफ़ी अवकाश है। मैं उसे ना नहीं कर सकी। उसने प्रकाशक से संपर्क करके एक कहानी संग्रह छपवा डाला मेरे नाम से। और मज़े की बात तो यह है, हिंदी परिषद की ओर से उस कहानी संग्रह को साल की सबसे उत्कृष्ट पुस्तक का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल गया। ऐसा नहीं था कि यह मेरी पहली रचना थी। इससे पहले भी कई बार मैंने अपना हाथ साफ किया था। बचपन में मिली धुतकार और समय समय पर मिलने वाले अपमान की टीस को मैंने पन्नों पर 12-13 वर्ष की अवस्था से ही उतारना शुरू कर दिया था, पर सबसे छुपाकर उन्हें डायरी में बंद रखती। आखिर देखता और पढ़ता भी कौन, क्योंकि मुझे पता था कि जिस घर में लड़की के रूप में जन्म लेना एक अपराध माना जाता है, वहाँ मेरी भावनाओं की भला क्या कीमत होगी। खैर, इस पुरस्कार के बाद मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं रखती थी। पार्टियों का फिर एक लंबा सिलसिला आरंभ हुआ जो हफ्ते भर चलता रहा। शायद उसी की थकावट आज होगी जो आज छुट्टी के बाद घर जाकर आराम करने का मन हो गया। मैंने सोचा ऑफिस से सीधा घर चली जाती हूँ। घर पहुँचने पर रोज़ की तरह चंदू ने ही दरवाज़ा खोला। वह मेरा सारा घर का काम संभालता था। मैं सोफे पर बैठकर अखबार पलट रही थी और अपनी चाय का इंतज़ार भी। चाय पीकर ही फ्रेश होने जाती हूँ। लगभग मेरा रोज़ का यही हाल है। तभी कॉल बेल की आवाज़ आई। चंदू ने दरवाज़ा खोलने के पश्चात आंगतुक से मुखाबिर होकर बताया, दीदी, वीरभद्र से कोई आया है, आपसे मिलना चाहता है। वीरभद्र का नाम सुनते ही मैं एकाएक चौंक गई, पर फिर रूखे स्वर में उनसे कहा, बोल दो, मैं काम में व्यस्त हूँ, अभी मैं किसी से भी मिलने नहीं जाऊँगी। 5 मिनट बाद चंदू फिर से कमरे में आया और एक कागज़ देते हुए कहा, शायद परिचित ने अपना नाम लिख दिया था। उन्होंने यह आपको देने को कहा है। कागज़ पर लिखा था, मोहन राठौर उर्फ मोनू। मैं एक पल को सन्न रह गई। चंदू को इशारा किया कि उसे अंदर ले आए। जैसे ही मोनू ने कमरे में प्रवेश किया, मैं जैसे सकते में आ गई। इतने सालों बाद मैं अपने भाई को देख रही थी। मेरा छोटा भाई मोनू मेरे विवाह के समय कक्षा 8 में था। अब
15 साल बाद लंबा, गोरा चिट्टा, स्मार्ट युवक बन गया था। मुझे विश्वास नहीं हुआ अपने आँखों पर कि यह वही मोनू है जिसे गोद में लेकर मैं पूरा पूरा मोहल्ला घूम जाती थी। जैसे ही उसने मेरे पैर छुए, मैंने उसे अपने गले से लगा लिया। एक आत्मिक अनुभूति जो एक काफ़ी लंबे अंतराल के बाद मुझे मिली थी, वह अवर्णनीय थी। मैं बेहद खुश थी अपने छोटे भाई को देखकर। हम दोनों भावांतरिक में आकर रो पड़े थे। उसने अपने आप को मुझसे अलग करते हुए कहा, कैसी हो दीदी? मेरे जवाब की प्रतीक्षा किए बिना ही वह बोल उठा, अखबारों में तुम्हें मिलने वाले पुरस्कार की घोषणा और फोटोज़ देखकर रहा नहीं गया। माँ को बिना बताए ही यहाँ के लिए चल पड़ा, इसलिए ज़्यादा समय नहीं रुक पाऊँगा। माँ कैसी है? पापा के पैरों का दर्द ठीक हुआ? तुम अभी क्या कर रहे हो? मैंने लगातार प्रश्नों की झड़ी सी लगा दी। मोनू ने कहा, सब कुछ एक साथ ही पूछ लोगी क्या? शायद तुम्हें पता नहीं दीदी, पिताजी को गुजरे हुए 3 साल हो चुके हैं। मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि पिताजी की मृत्यु की सूचना मुझे नहीं दी गई थी। मैं उसका इंतज़ार भी नहीं कर रही थी। आखिर उस परिवार ने बेटी होने की सज़ा मुझसे दुश्मनी की हद तक निभाई थी। उसके बाद वे भला मुझे क्या ही सूचना देते। दीदी, मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में बेंगलुरु में पोस्टेड था, लेकिन पिताजी की मृत्यु के बाद उनका काम संभालने के लिए मुझे वीरभद्र आना पड़ा। पीछे कोई नहीं था उनका काम संभालने के लिए, मोनू ने मुझे बताया। इसी बीच चंदू हम दोनों के लिए चाय नाश्ता ले आया। चाय की चुस्कियां लेते हुआ मोनू मेरे घर का अनायास ही मुआयना कर रहा था, मानो वह जान लेना चाहता था कि उसकी दीदी वर्षों से बिना किसी मदद के भला कैसे जीवित रही है और कितनी संपन्न है। उसने गांव, घर और अन्य रिश्तेदारों के बारे में काफ़ी कुछ बताया, कौन जिंदा है, कौन नहीं, फसल व्यापार के बारे में, उनके नफ़ा नुकसान के बारे में, किसकी शादी हो गई, किसकी नहीं, और खूब सारी बातें काफ़ी लोगों के बारे में बताई। मेरे चेहरे पर आते जाते भाव पर वह एक बुज़ुर्ग की भांति मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर बैठ गया था। तकरीबन 2 घंटे में वह 15 साल की बातें संक्षिप्त में बोल गया। फिर अचानक कहा, दीदी, मैं रात की गाड़ी से वापस निकल जाऊंगा। कल दोपहर तक घर भी पहुंच जाऊंगा ताकि माँ को कुछ भी पता नहीं चले, और वैसे भी मेरी बेटी मिन्नी मेरे बिना खाना नहीं खाएगी। मिन्नी? ये मिन्नी कौन है? मेरी 2 साल की बिटिया। अच्छा, मैंने अपनी नज़रें झुका ली। शायद वह मेरी आंखों को ना पढ़ सके, इसलिए एक बार उस घर में बेटी होने का दंश मैं अच्छी तरह से भोग चुकी थी। फिर पोती होने का अभिशाप क्या उसे नहीं झेलना पड़ा होगा? मैं पूछना तो चाहती थी, लेकिन मैं फिर भी चुप रही। या फिर घर में पोती के प्रेम ने माता पिताजी के स्वभाव में बदलाव ला दिया था। ना चाहते हुए भी आखिर मैं उससे पूछ ही पड़ी, सब लोग मिन्नी को प्यार तो करते हैं ना भैया? मेरा आशय वह अच्छी तरह से समझ गया था। दीदी, मिन्नी के जन्म के बाद पापा कई दिनों तक मुझसे और रिचा से बिल्कुल भी बात नहीं करते थे। रिचा को 1-2 बार उन्होंने अच्छे से उल्हाना भी दिया था कि मानो बेटी को जन्म देकर उसने कोई अपराध कर लिया हो, और भी कई सारी बातें हमें सुननी पड़ी थी। रोज़ रोज़ की कलह से तंग आकर मैंने अपना घर अलग करने की बात कह दी थी। मैंने उनसे साफ साफ कह दिया था, दीदी ने जिस अपमान को आजीवन भोगा है, मैं वह अपने बेटी के साथ कदाचित नहीं होने दूंगा। दीदी से अगर कुछ ही साल बड़ा होता तो मैं उनका साथ उस वक्त ज़रूर देता, तो शायद मैं दीदी के साथ खड़ा होता। यह क्या बात हुई भला? क्या ठाकुर परिवार में केवल बेटे ही पैदा होंगे, बेटी कभी नहीं? यह कैसे संभव है भला? पिताजी इस 2 टूक फैसले को ना तो मान सकते थे और ना ही अपनी दकियानुसी सोच से छुटकारा पा सकते थे। उनके लिए ये जैसे आज़ार बन गया। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और एक रात बाथरूम में ऐसे चक्कर खाकर गिरे कि उनका ब्रेन हैमरेज हो गया। उसके बाद वे उठ नहीं पाए। मैंने समझ लिया कि पिताजी को पोता ना होने का कितना गहरा आघात लगा होगा। मैंने जल्दी जल्दी मोनू के लिए खाना तैयार करवा लिया।
आखिर उसे रात की गाड़ी से वापस भी जाना था। जाते जाते वह फिर से मेरे गले लग गया। जाने फिर जीवन में मुलाकात हो या ना हो, यह मैं अच्छी तरह से जानती थी। उसकी हर बात पर मेरी उत्सुकता बनी हुई थी, केवल एक बार यह सुनने के लिए कि दीदी, तुम्हें हम सब बहुत याद करते हैं। शायद वर्षों का मलाल क्षण भर में मिट जाता, पर नहीं, वह तो केवल इतना ही बोला, दीदी अपना ख्याल रखना। उससे आगे उसने कुछ नहीं कहा। उसके जाने के बाद मैं बिस्तर पर एक साथ निढाल होकर गिर पड़ी। लगता था कितने दिनों की थकी हुई हूँ। दिमाग भन बना रहा था और आंखों से नींद कोसों दूर थी। 15 साल पहले की कहानी एक चलचित्र की भांति मेरी आंखों के आगे गुजरने लगी। एक बार तो कोफ्त भी हुई कि जब इतने सालों तक घर वालों ने कोई खोज खबर नहीं ली थी, तो अब भला क्यों पुराने जख्म ताज़ा करने के लिए यह भाई चला आया, और वह भी बातें करके चला ही गया। ना मुझे बुलाया और ना ही घर आने के लिए कहा। मेरा जन्म एक बेहद धकियानुसी ठाकुर परिवार में हुआ था। दादी बताती थी कि मेरे जन्म के पहले पिताजी ने कई कर्मकांड करवाए थे कि केवल बेटा ही हो, इसलिए मेरे जन्म के समय मातमी शांति छाई हुई थी। पिताजी ने माँ से बात करना छोड़ दिया था। यह तो दादी थी जो उन्हें लगातार समझाती रहती थी कि बेटा हो या बेटी होने में बहू का कोई वश नहीं चलता। इसके लिए केवल और केवल एक पिता जिम्मेदार होता है। मेरे चाचा के बच्चों से पिताजी को विशेष लगाव था, क्योंकि वे सभी लड़के थे। मेरी चाची को सभी लोग सिर आंखों पर बिठाते थे। हालांकि दादी ने मेरे जानते हुए ऐसा भेदभाव कभी भी मेरे माँ के साथ नहीं किया था। मैंने बहुत वर्षों बाद जाना कि मुझसे पहले भी 2 लड़कियों का जन्म हुआ था और शायद उन्हें नमक चटाकर मार डाला गया था। 5 साल के बाद जब मेरा भाई पैदा हुआ, तब घर में दिवाली जैसा माहौल था। मेरे भाई और मेरे बीच ज़बरदस्त भेदभाव किया जाने लगा और मैं बच्ची होते हुए यह सब बिल्कुल नहीं समझती थी। समय के साथ मुझे महसूस होने लगा कि मैंने यहाँ जन्म लेकर जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध कर लिया है। पता नहीं शुरुआती दिनों की स्नेही माँ एकदम से कैसे बदल गई। वह भी केवल भाई के लिए ही सोचती थी, मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं। इतना होने पर भी मोनू के लिए मेरे मन में कोई भेदभाव नहीं जागा था। हम दोनों एक दूसरे को बेहद चाहते थे और काफ़ी समय साथ में बिताते थे। मैं उसे अपने पास ज़्यादा रखती थी, क्योंकि स्कूल से आकर उसके नहलाने खिलाने और खिलाने की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी गई थी। दादी की पहल पर मुझे पढ़ने का अधिकार मिल गया था। मैं पढ़ाई में काफ़ी होशियार थी और अपनी कक्षा में हमेशा अव्वल आती थी। लेकिन इंटरमीडिएट के बाद पिताजी ने पढ़ाई पर रोक लगा दी। उन्हें यह पैसे की बर्बादी लगता था कि लड़कियों को पढ़ाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। पिताजी की यों भी मुझे देखना पसंद नहीं करते थे, इसीलिए एक तलाकशुदा अधेड़ उम्र के पुरुष से मेरा विवाह करवा दिया गया। बदले में उसने मुझसे और मेरे परिवार से कोई भी दहेज नहीं लिया था। इस बेमेलवे के विवाह से केवल मेरी दादी और मेरे भाई मेरे लिए दुखी थे। विवाह के बाद मैं सोनभद्र आ गई। खैर, विपिन के साथ मेरी सबसे अच्छी बात यह रही कि उसने मेरी पढ़ाई जारी करवा दी थी। विवाह के बंधन में मुझे बिल्कुल भी नहीं जकड़ा। सोनभद्र आने के बाद 1 हफ्ते बाद ही उसने मेरा कमरा ऊपर की मंजिल में करवा दिया था, ताकि मैं बिना किसी बाधा के आराम से अपनी पढ़ाई लिखाई करती रहूं और उसी पर ध्यान केंद्रित करूं। घर के कामकाज के लिए कई नौकर चाकर थे, पर फिर भी मैं रसोई वगैरह ज़रूर देख लेती थी। हल्के फुल्के कामकाज निपटा कर मैं कॉलेज भी जाती थी। मुझे आश्चर्य होता कि विपिन ने मुझे एक पत्नी की हैसियत से कभी भी नहीं देखा था और ना ही मुझे कभी परेशान किया था। मेरे प्रति उनका कोई आकर्षण नहीं था, शायद उम्र का तकाजा था। कॉलेज में लड़कियां मुझसे लगातार पूछती, आज तो तू खूब सुंदर लग रही है, पति ने क्या कहा तुझसे? मैं केवल मुस्कुरा कर रह जाती। क्या कहती, जब कोई जवाब ही नहीं था मेरे पास।
विपिन के प्रति मेरी नापसंदगी अपनी जगह पर थी, पर उसने कभी अपने प्यार का प्रस्ताव नहीं रखा, मानो यह शादी नहीं, एक साथ रहने की कोई डील हो केवल। वह नीचे के कमरे में चैन से रहता और मैं ऊपर के कमरे में। मुझे कभी नीचे आने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती थी। मैं अपनी पढ़ाई में बिज़ी रहती थी। मेरी शादी के बाद ना कोई मायके से मिलने आया और ना ही तीज त्योहार में ही किसी ने कोई खोज खबर ली। मुझे याद है शादी के बाद की पहली तीज में मैंने घर जाना चाहा था तो विपिन ने मुझसे समझाते हुए कहा था, अच्छी तरह सोच लो वरना वहाँ जाकर तुम्हें कुछ नहीं बल्कि बेइज्जती ही मिलेगी। उनके लिए तुम एक कचरा थी, सो उन्होंने उसे फेंक कर उन्होंने अपने घर की सफाई कर ली है। इसके बाद भी तुम जाना चाहो तो मेरी तरफ से तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है। फिर भी मैं गई जिद करके। उसका कहना ठीक ही था। मोनू आकर लिपट गया और मेरा हाल चाल पूछने लगा। माँ थोड़ी देर तक मेरे पास बैठी, मेरे कपड़ों और श्रृंगार से मेरा रहन सहन आंकने लगी, लेकिन जैसे ही पिताजी आए वे उठकर अंदर चली गईं। पिताजी ने आते ही कहा, ये यहाँ क्यों आई है? क्या काम है इसे यहाँ? अब इस घर पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें जन्म देकर तो हमने पहले ही जिल्लत पाई है। पता नहीं क्या पाप किया था हमने, जिसकी सज़ा तुम्हारे रूप में हमें चुकानी पड़ी थी। यह सब कहते हुए वे बेहद चिल्लाने लगे। अब इस घर को भूल जाओ और यहाँ भूल कर भी ना आना, समझी तुम? पिताजी की बात सुनकर मैं बेहद परेशान हो उठी और विपिन की सारी बातें मुझे याद आ गई। मैं अवाक रह गई। यूँ भी पिताजी ने कभी किसी की परवाह नहीं की थी, सो कोई उनकी बातों में हस्तक्षेप भी नहीं करता था। वे जैसा जिसके साथ व्यवहार करते कर सकते थे। माँ ने सही गलत के फैसले में कभी अपनी राय नहीं दी थी और मोनू की भला सुनता ही कौन। उसे बड़ों के बीच में अपनी बात रखने की इजाज़त बिल्कुल नहीं थी और ना ही उसने कभी कोशिश भी की थी। आखिर वह काफ़ी छोटा था उम्र में। चाचा मामा पिताजी के शागिर्द थे, क्योंकि पिताजी के घर में सबसे बड़े थे, इसलिए उनके आगे कोई कुछ नहीं कहता था। एक दादी थी जो अपनी बात मनवा लेती थी, पर वृद्धावस्था में भी वे ज़्यादा नहीं बोल पाती थी, या यूँ कहें समय के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए थे। जैसे तैसे मैंने वहाँ रात गुजारी और सुबह की पहली गाड़ी से वापस आ गई, फिर कभी वहाँ ना जाने की कसम खाते हुए, और ना ही मैंने उनके घर में कभी पैर रखा। मेरे उतरे हुए चेहरे को देखकर विपिन लगभग सब कुछ ताड़ गया था। उसने कहा, सब ठीक है ना? मैंने कहा था ना, वहाँ तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। मैंने तुम्हारे पिताजी की तुम्हारे प्रति उपेक्षा उसी दिन भांप ली थी जब वे तुम्हारा प्रस्ताव लेकर मेरे पास आए थे। लगे हाथ उन्होंने एक और गोली मुझ पर दागी। यहाँ भी कभी मुझसे एक पति की जिम्मेदारियों की उपेक्षा बिल्कुल मत रखना। घर में नौकर चाकर हैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं अपने कमरे में पहुंचकर काफ़ी देर तक रोती रही। हाय रे नसीब, लड़की होने का इतना बड़ा कसूर। पहले पिता ने नफ़रत की और अब पति ने। देखते देखते 5 साल बीत गए और मैं अपनी लगातार पढ़ाई में बिज़ी रही। मैंने मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद डॉक्टरेट करना आरंभ कर दिया था। विपिन की अपेक्षा धीरे धीरे समझ में आने लगी। इस विवाह की आड़ में और पढ़ाई में मेरी व्यस्तता का बहाना लेकर वह किसी और के साथ मशगूल रहता था। इतना तो मैं समझ ही चुकी थी। घर के रसोइया रामनाथ काका एक बुज़ुर्ग थे, जिन्होंने अपने जवानी के दिन भी इसी घर में काटे थे, और मालादाई भी बहुत पुरानी थी और यहीं पर काम करती थी सालों से। सच कहूँ तो इन्होंने मुझे बहुत सहारा दिया। नीचे के कमरे में मेरा जाना बिल्कुल मना था। अगर कभी विपिन को देखने का मन करता तो काका नहीं जाने देते थे। कहते थे, तुम यहीं रुको, मैं उसे बुला लाता हूँ। उन्होंने मुझे दबी ज़बान में विपिन की आदतों का ब्यौरा दे दिया था, उसके बारे में सब कुछ बता दिया था। मैं रोष में विपिन से लड़ने का जब भी कोई कदम उठाती, माला मुझे समझा बुझा कर चुप करा देती और समझाती कि यही सही है। शायद उन्हें भी अपना काम छूट जाने का भय था।
आखिर काफ़ी सालों से वे इसी घर में थे। एक बार काका ने मुझे ठंडे दिमाग से यह सोचने को कहा था, बेटी यहाँ तुम्हें खाने पीने और रहने की कोई कमी नहीं है और उसके अलावा तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं है। आखिर तुम इस घर की मालकिन हो। तुम अगर मुंह खोलोगी तो तुम भी जानती हो कि तुम्हें घर से बाहर कर दी जाओगी। इसलिए चुपचाप विपिन बाबू से मन हटाकर पढ़ाई करती रहो और अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास करो। फिर इसके बाद कोई बड़ा निर्णय ले लेना, समझी तुम? जब तुम आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाओ। उनकी बातों में दम था। मैंने विपिन की नज़रों में अपने आप को निरीह बना दिया था, एक कमज़ोर पत्नी जिसे पति के विरुद्ध आवाज़ उठाने की आज़ादी बिल्कुल नहीं थी। मेरी कुछ रचनाएं स्थानीय पत्रिकाओं में छपनी शुरू हुई थी। रचनाओं के साथ दिया हुआ मेरा परिचय और फोटो से लोगों ने अब मुझे पहचानना शुरू कर दिया था और मेरे पति के बारे में भी जानने लगे थे। और उसी में किसी ने फ़ोन करके बताया कि जिसे आप अपना पति विपिन वर्मा के नाम से जानती है, वह उनका असली नाम नहीं है। वह असल में शंभूनाथ है और शहर की एक वेश्या के साथ उसका कई सालों से संबंध है। इसलिए मेरी रचनाओं के प्रकाशन के बाद विपिन ने आपत्ति जताई और कहा था कि तुम्हें लिखने से कोई मनाही नहीं है, लेकिन छपवाना बिल्कुल नहीं है। तुम इसे प्रकाशित बिल्कुल नहीं करवाओगी। उसकी असलियत जानने के बाद मैंने भी अब मन ही मन तय कर लिया था कि मैं उससे विधिवत अलग होकर एक स्वतंत्र व्यक्तित्व का निर्माण करूंगी और अब एक अलग घर में रहूंगी। संघर्ष मनुष्य को या तो तोड़ देता है या फिर अच्छे से जोड़ देता है। मुझे मेरी नियति ने मजबूत बना लिया था। कुछ बुरे लोग मिले तो अनेक अच्छे लोग भी मिले थे। अपना अतीत भूलकर नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत करूंगी। मेरे इस नए निर्णय का मेरी सहपाठियों और कॉलेज की विभागाध्यक्ष वीना दी ने स्वागत किया था। तब तक पीएचडी पूरा होने में कुछ ही समय बाकी था। कॉलेज के प्रिंसिपल के अनुग्रह पर मुझे उसी कॉलेज में एक व्याख्याता की नौकरी दे दी गई और मैं उससे काफ़ी खुश थी। मैंने यह सब अभी तक विपिन को बिल्कुल नहीं बताया था। जब मैंने अलग ठिकाने की तलाश कर ली, तब एक दिन उनके कमरे में मैंने जाने का निर्णय कर लिया और मैं पहली मंजिल से नीचे आ गई, जहां मेरे जाने पर लगातार प्रतिबंध था। दोपहर का समय था। मैंने बिना दरवाज़ा खटखटाए चुपचाप अंदर घुस गई। सामने सोफे पर विपिन और एक अधेड़ उम्र की महिला बेहद आपत्तिजनक मुद्रा में बैठे हुए थे। मुझे इस तरह अंदर आते हुए देखकर वह मुझ पर बरस पड़ा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, तुम यहाँ क्यों आई हो? उसकी बात का जवाब दिए बगैर मैंने उससे कहा, तलाक का नोटिस तुम तक पहुँच जाएगा, मैं जा रही हूँ। बेफर कर एक घायल शेर की तरह विपिन ने मुझ पर हमला करना चाहा और लगातार चिल्लाने लगा, अपनी औकात मत भूलो, समझी तुम? मेरे आश्रय पर पलने वाली औरत आज मुझ पर सवाल उठा रही है। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। इतने दिनों से अपने वजूद के कण कण को समझती हुई जिसे स्वाभिमान का मैंने मान रखा था, वह बिखर न जाए, इसका सदा ध्यान रखा था मैंने। मेरे संघर्ष ने मुझे बहुत बलवान बना दिया था और अब मैं नौकरी पा चुकी थी, इसलिए मुझ में जवाब देने का सामर्थ्य था। मैंने पलटकर एक जन्नाटेदार तमाचा विपिन के गाल पर झड़ते हुए कहा, यह मत समझना कि मेरी बदनसीबी ने मुझे कमज़ोर कर दिया है। सामाजिकता की आड़ में मुझे अपनी पत्नी बनाकर तुमने सभ्य कहलाने का नाटक किया था। सच पूछो तो तुम ही मेरे आश्रय पल रहे थे। तुम्हारी पहली पत्नी ने तुम्हें पहचानने में बहुत देर लगा रही थी, लेकिन मैंने तुम्हें थोड़ा जल्दी पहचान लिया। पर मैं चुप थी क्योंकि मैं तुम पर आश्रित थी। उसने उपहास करते हुए कहा, जाओगी कहाँ? अपने मायके? उन्होंने तो तुम्हारे हाथ पीले करके अपना पल्ला झाड़ लिया है, या फिर रस्तों पर जाकर सोगी? मैंने जवाब दिया, मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं, समझे तुम? मैंने जीना सीख लिया है और अपने लिए एक आशियाने भी तलाश लिया है। तुम्हें इसके बारे में सोचकर घबराने की ज़रूरत नहीं है।
और हाँ, मेरी खोज खबर लेने की कोशिश भी मत करना। मुझे तुमसे गुजारे भत्ते की कोई चाह नहीं। मैंने वकील साहब को लिखित रूप में सब कुछ समझा दिया है। तुम इन्हीं औरतों के साथ दिन रात गुजारो। वैसे भी तुम इसी कीचड़ के ही लायक हो। यह मत समझना कि मुझे तुम्हारी करतूतें आज मालूम हुई है। जिस दिन तुमने मेरा कमरा अलग करवा दिया था, मैं उसी दिन समझ गई थी। तुम्हारी आदतों की भनक मुझे उसी दिन लग भी गई थी, पर पढ़ना मेरी मजबूरी थी और लाचारी भी थी। उसके सिवाय मैं कुछ कर भी नहीं पाती। अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने पैरों पर खड़ा होने तक यह मकान मेरा आश्रय भर था और कुछ नहीं, कहकर मैं वहाँ से गुस्से में निकल गई। मैंने झट अपना ज़रूरी सामान और अपनी किताबें और भी काफ़ी ज़रूरी चीज़ें को एक साथ बांधा और अपने सहकर्मी मिसेस दुबे के यहाँ पहुँच गई। उन्होंने बड़े ही प्रेम से मेरा स्वागत किया। नियति की मार झेली, वे भी एक सिंगल वुमेन ही थी। 2 दिनों बाद मैंने कॉलेज के समीपवर्ती कॉलोनी में शिफ्ट कर दिया। अकेले रहते हुए मैंने अपने आप को काम में इतना व्यस्त कर लिया था कि पिछली ज़िंदगी की कोई भी याद मुझे डिस्टर्ब ना कर सके और ना ही उनमें से कोई भी बात मुझे याद आ सके। कॉलेज के बाद रचनात्मक कामों में वक्त गुजर जाता। यूँ तो मैं खुश भी थी और खुश रहने का प्रयत्न भी करती थी। फिर भी कभी कभी विपिन के घर जाने का मेरा मन तो करता ही था। लगता देखूं उस घर के नौकर चाकर जो बड़ी ही तन्मयता से मेरी देखभाल कर रहे थे। मेरा उनसे मिलने का मन भी करता था, लेकिन फिर मुझे याद करते हैं या नहीं, मैं ये देखना चाहती थी। पर मैं अपने आप को संभाल लेती। मेरे तलाक की खबर मैंने माँ को भेजी थी, पर उधर से कोई भी जवाब वापस नहीं आया था। ना किसी सहारे की पेशकश और ना ही कोई दया माया का संदेश। शायद उन्होंने शादी के वक्त ही मुझसे पल्ला झाड़ लिया था। विपिन ने सही कहा था। 6-7 महीने के बाद मुझे लगने लगा कि मैं इस शहर से दूर चली जाऊं, जहां मेरा अतीत पीछे छूट जाए। इत्तेफाक की बात थी, उसी समय खुशीपुर में एक आवासीय विद्यालय में प्राचार्य के पद के लिए रिक्त स्थान की सूचना अखबारों में आई थी। मैंने वहां पर फॉर्म भर दिया। नियत समय पर लिखित परीक्षा के साथ इंटरव्यू हुआ और मैं वहां पर चुन ली गई। पहाड़ों के बीच बसा हुआ कुशीनगर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण जाना जाता था। बेहद प्यारी जगह थी। यहाँ के लंबे चौड़े अहाते में स्थित गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल अपनी बेहतरीन पढ़ाई के लिए दूर दराज के इलाकों में काफ़ी प्रसिद्ध है। छात्रावास में भी लड़कियों को विशेष सुरक्षा और सुविधा दी जाती है। लगभग काफ़ी अच्छी जगह है। यह जगह मुझे बहुत पसंद आने लगी थी और मैं यहाँ खुश थी। स्कूल के कामों में मैंने अपने आप को इतना व्यस्त कर लिया कि अपनी पिछली ज़िंदगी में करीब करीब लगभग भूल ही गई थी और उसमें वैसे भी रखा ही क्या था कि मैं उसे याद करती। छात्रावास की लड़कियों में अपना बचपना मिल गया था मुझे। उनके साथ प्रिंसिपल होने के साथ साथ एक दोस्ताना रिश्ता कायम हो गया था और मेरी ज़िंदगी आगे चल पड़ी थी। लिखने का शौक़ मुझे बचपन से ही था, पर हालात ने बहुत ज़्यादा मौका नहीं दिया था। जो भी लिखा अपनी व्यथा कथा और संघर्षों से प्रेरित भावनाओं को लेखनी का माध्यम बनाकर मैंने कागज़ों पर उतार दिया था, जिसमें लड़कियों के उत्पीड़न और समाज में उनके स्थान पर प्रबल प्रहार होता। इसलिए असंख्य लोगों को उसमें अपनी छवि दिखाई देती और उन्हें अपनी कहानी दिखती थी। अब मैं स्वतंत्र होकर लिखती हूँ। मुझे मेरा आकाश मिल गया है, जिसे बचपन से कभी भी नहीं मिला था। लगता जैसे एक परिंदे ने अपनी परवाज़ पहचान ली थी। विद्यालय के सभी शिक्षक, स्टाफ और बच्चों का भरपूर सहयोग मिलता है। एक अरसे के बाद माँ पिताजी का चेहरा मेरे सामने से गुजर गया। उनकी याद तो मुझे हर दम सताती थी। पल भर को दादी, चाची, चाचा सभी की याद आ गई।
वो घर और चौबारा जिसने मुझे कभी नहीं अपनाया था, हमेशा लड़की होने के अपराध बोध से घिरी रही थी। आज सबके मोहबंधन ने मुझे अपनी ओर खींचना चाहा। वह मोहबंधन जो सदा केवल एक तरफा रहा। लगा जैसे मेरी आंखें भीग रही हैं और मैं रोने लगी, पर मैंने एक झटके से इन ख्यालों को अपने मन से परे ढकेल दिया और खिड़की के पास आकर खड़ी हुई। रात बीत चुकी थी। चिड़ियों की चहचहाहट और पहाड़ के पीछे से फैलती हुई हल्की किरणें नई सुबह का संदेश ला रही थी और मेरी भी नई सुबह आ गई थी। रात भर जागने के कारण आलस और सिर भारी भारी सा लग रहा था। फ्रेश होकर चाय बनाकर मैं चाय की चुस्कियां ले रही थी, तभी दरवाजे से छात्रावास की लड़कियों का समूह आता हुआ दिखाई पड़ा। उन्हें देखकर मुझे याद आया कि अरे आज तो रविवार है और हर एक रविवार को हम स्कूल के पीछे बने हुए पंछियों के हाथे में उन्हें देखने जाते थे। यह एक मिनी चिड़ियाघर था, काफ़ी प्यारा और अच्छे से बना हुआ, और वहाँ पर काफ़ी तरह के रंग बिरंगी पंछी और थोड़े बहुत घरेलू जानवर भी थे। लड़कियों ने एक स्वर में गुड मॉर्निंग कहा और मैं जैसे खुश हो गई उन सबको देखकर और बाग में चलने की जिद करने लगी। दीदी देखिए ना, पहाड़ के पीछे बादल उमड़ आए हैं, मयूर भी नाच रहा है, रितिका ने बड़े ही प्यार से कहा। मैंने उन्हें थोड़ी देर वहीं पर रुकने के लिए कहा और फिर मैं तैयार होने के लिए चल दी। उसके बाद मैं स्वयं तैयार होकर उनके साथ आकर खड़ी हो गई। मैंने सुर्ख लाल सूट पहना था, अपने स्वभाव के अनुरूप तैयार हुई थी। रास्ते भर में लड़कियों की चहलबाजियाँ मुझे गुदगुदाती रही थी। सच, मेरी ज़िंदगी खूबसूरत हो गई थी और मुझे मेरा नया आकाश आखिर मिल ही गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। और तब फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।